कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के तहत कर्मचारियों को किसी भी दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी कुल विकलांगता नहीं होने के कारण क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या क्या है? पहला है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक और ड्रग। अगर कोई एम्प्लॉय ड्रिंक है या ड्रग लिया है और उसका अगर एक्सीडेंट हो जाए और परमानेंट डिसेबिलिटी नहीं होता या मृत्यु नहीं होती है, उस केस में उसको कंपनसेशन नहीं मिलता है। दूसरा है ड्यू टू willful disobedience of workman to an order expressly give or to a rule expressly framed for the purpose of securing the safety of workmen। अगर वो किसी सेफ्टी के रूल को बाईपास कर रहा है जानबूझ करके, उस केस में भी उसको एम्प्लॉय को कंपनसेशन नहीं मिलता है। ड्यू टू willful removal or disregard by the workman of any safety guard or any other device he know to have been provided for the purpose of securing the safety of workman। वर्कमैन की सेफ्टी के लिए जो भी सेफ्टी गार्ड है या कुछ सेफ्टी डिवाइसेस हैं, अगर वो जानबूझ के नहीं यूज़ कर रहा है तो उस केसेस में भी कर्मचारी को कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो तीनों का तीनों केस सही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। 11 नंबर, अनुशासनात्मक कार्रवाई पर मेजर पेनाल्टी चार्जशीट जारी करने के लिए किस मानक का उपयोग किया जाता है? तो किस मानक का उपयोग किया जाएगा इसमें? SF11 ये माइनर चार्जशीट के लिए दिया जाता है। SF5 ये मेजर के लिए दिया जाता है। तो पूछा था कि कौन सा मेजर पेनाल्टी के लिए किस स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 5 का उपयोग करते हैं मेजर के लिए और 11 का यूज़ करते हैं माइनर के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका? 11 का बी। अगला क्वेश्चन है बारह नंबर, एक रेलवे सेवक को बचाव पक्ष के वकील के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है। मतलब किसी एक्टिंग रेलवे एम्प्लॉय को बचाव के पक्ष के वकील के रूप में कितनी बार अनुमति दी जा सकती है? तो ये कब होता है? जब किसी पे इंक्वायरी बैठती है और SF5 मिलने वाला होता है तो उसको बचाव का मौका दिया जा सकता है। अगर वो खुद उस मानसिक स्थिति में नहीं है कि अपना पक्ष रख सके, ऐसे में वो किसी एक्टिंग रेलवे एम्प्लॉय को अपना पक्ष रखने के लिए साथ में रख सकता है। तो क्या होता है कि कोई लोग बहुत सारे लोगों का असिस्टेंट बन जाते हैं, तो इसीलिए उसका लिमिटेशन कर दिया कि मैक्सिमम 3 बार ही वो डिफेंस काउंसिल बन सकते हैं। तो 12 नंबर का करेक्ट आंसर होगा 3 नंबर ऑफ केसेस, 3 बार ऐसा हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक कर्मचारी को निलंबन के तहत रखा जाता है लेकिन केवल एक मामूली जुर्माना लगाया जाता है। निलंबन अवधि का उपचार इस प्रकार है। सबसे पहली बात तो निलंबन जो है, सस्पेंशन जो है, वो पेनाल्टी नहीं है। अगर किसी एम्प्लॉय को निलंबन सस्पेंड किया गया और उसको अगर कोई मेजर पेनाल्टी नहीं लगी तो उसका जो सस्पेंशन का पीरियड था वो ऑन ड्यूटी काउंट होगा और उसको सैलरी मिलती है। तो अगर सस्पेंशन के बाद उसको माइनर पेनाल्टी मिलती है तो सस्पेंशन का पीरियड ऑन ड्यूटी काउंट होगा। तो 13 नंबर का सही आंसर कौन सा है? सी, ऑन ड्यूटी। 14 नंबर, रेल कर्मचारी मेजर पेनाल्टी क्या है? कर्मचारी मेजर पेनाल्टी क्या है? स्टाफ मेजर पेनाल्टी क्या है? तो 2 टाइप की पेनाल्टी होती है, माइनर और मेजर। माइनर पेनाल्टी में क्या लगता है? सेंसर मिलता है, इंक्रीमेंट होल्ड हो जाता है, एक स्टेज लोअर हो जाता है, और
ये जो कंपलसरी रिटायरमेंट है ये मेजर पेनाल्टी का पार्ट है। तो कर्मचारी मेजर पेनाल्टी क्या है, उसमें कंपलसरी रिटायरमेंट हो, अगर कंपलसरी रिटायरमेंट होगा इसका आंसर। अगर रिमूवल फ्रॉम सर्विस रहता है वो भी मेजर पेनाल्टी में आता है, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस रहता है वो भी मेजर पेनाल्टी में आता है। तो लेकिन वो दोनों तो ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है 14 का ए, कंपलसरी रिटायरमेंट जो है वो मेजर पेनाल्टी में आता है, 14 का ए। अगला क्वेश्चन है यदि उन्हें एक अवधि के लिए पुलिस हिरासत में रखा गया है तो रेलवे सेवक को निलंबन के अधीन रखा माना जाएगा। अगर किसी रेलवे सेवक को 48 घंटे से ज़्यादा पुलिस कस्टडी में रखा जाता है तो सस्पेंशन माना जाएगा। ठीक है, और ये सस्पेंशन पीरियड जो होता है वो 90 डेज़ का होता है, 90 दिन का होता है। तो 15 का करेक्ट आंसर है बी, एक्सीडिंग 48 आवर्स। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित DAR के तहत दंड में नहीं है। ये कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, द फॉलोइंग इज नॉट ए पेनाल्टी अंडर DAR। DAR क्या होता है, डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल। तो इसमें जो है सेंसर माइनर पेनाल्टी में आता है, वार्निंग किसी भी पेनाल्टी में नहीं आता है, स्टॉपेज ऑफ पास माइनर पेनाल्टी हुआ, रिकवरी फ्रॉम पे ऑफ एनी पेंशनरी लॉस ये भी माइनर पेनाल्टी में है। तो वार्निंग लेटर जो होता है वो पेनाल्टी में नहीं आता है। तो 16 का बी ऑप्शन सही है। सत्रह नंबर क्वेश्चन क्या है, एक महिला रेलवे कर्मचारी मातृत्व अवकाश की हकदार होगी। तो ये 2017 में जो रूल चेंज हुआ था जिसमें मैटरनिटी लीव को 12 हफ्ते से बढ़ा के 12 वीक से बढ़ा के 26 वीक कर दिया और 180 डेज की छुट्टी मिलती है मातृत्व अवकाश के लिए। तो 17 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए है, 180 डेज। अठारह नंबर क्वेश्चन क्या है, LAP को एक रेलवे सेवक को खाली स्थान की दर से क्रेडिट किया जाएगा। LAP साल में कितना मिलता है रेलवे एम्प्लॉय को, 30 LAP मिलता है, लेकिन वो दो पार्ट में मिलता है, एक जनवरी में एक जुलाई में। एक जनवरी को 15 ऐड होता है अकाउंट में और जुलाई में 15 अकाउंट में ऐड होता है। लेकिन वो अगर मान लो किसी की छुट्टी अगर जनवरी में 0 है और उसके अकाउंट में 15 दिन की छुट्टी आ गई, तो जनवरी महीने के लास्ट में वो कितना छुट्टी ले सकता है। तो जनवरी महीने के लास्ट में उसके पास सिर्फ 2.5 दिन की छुट्टी रहेगी, 2.5 APL रहेगा। तो एक महीने के बाद वो 2.5, 2 महीने के बाद 5 ऐसे करके छुट्टियां ले सकता है। तो एक बार अकाउंट में तो आ जाता है, लेकिन वो क्रेडिट कैसे होता है, मंथली के हिसाब से। मतलब 2.5 APL, अगर साल भर में 12 महीने में 30 APL मिला तो एक महीने में 2.5 APL मिलता है और उसी के हिसाब से उसे क्रेडिट होता है उसके अकाउंट में। तो 18 नंबर का सही आंसर होगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये लीव रूल हम बाद में देखेंगे। उप समूह 2 और मुख्य समूह क्या क्या लिखा है, चेक डिजिट फॉर APL नंबर अपीयरिंग सीरियल नंबर 181 इन सब ग्रुप 2 एंड मेन ग्रुप 00 विल बी। तो जो PL नंबर होता है वो 8 डिजिट का होता है, उसका जो फर्स्ट 2 डिजिट होता है वो मेन ग्रुप होता है, सेकेंड 2 डिजिट जो होता है वो सब ग्रुप होता है, और 3 डिजिट जो होता है वो सीरियल नंबर होता है। तो 2 2 4 3 7 हो गए, और 8वां जो डिजिट है वो चेक डिजिट होता है। तो 8 जो है इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 21 का सी।
22 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टॉक सत्यापन करता स्टॉक और अन्य संबंधित विवरणों की सभी प्रविष्टियां करता है। स्टॉक वेरीफायर जो होते हैं क्या होता है, डेड स्टॉक रजिस्टर, जैसे किसी बीटीसी में डेड स्टॉक रजिस्टर में कुछ बेंच कुछ कुर्सियां रखी हुई है, तो बीटीसी में जो इंचार्ज होंगे वो उनकी एंट्री कहाँ पे करेगा, डेड स्टॉक रजिस्टर में, डीएसआर में उसकी एंट्री होनी ज़रूरी है। फिर स्टॉक वेरीफायर जो रहते हैं वो आते हैं कि उसमें से कुछ डैमेज तो नहीं हो गया या कुछ चोरी तो नहीं हो गया। अगर उसमें से कुछ कुर्सियाँ कम पाई गई तो जितना कम हुआ वो अपने साथ स्टॉक वेरीफायर जो है वो फील्ड बुक लाता है, और जितना कमी हुआ वो फील्ड बुक में एंट्री करता है उसका। तो स्टॉक वेरीफायर डज ऑल एंट्रीज ऑफ स्टॉक एंड अदर रिलेटेड डिटेल इन फील्ड बुक, उनके पास होता है, वो लेके आते हैं। तो 22 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अब है स्टाफ वेलफेयर एंड एमिनिटीज़ कम अंडर डिमांड नंबर, 17 डिमांड होती हैं टोटल, उसमें से स्टाफ वेलफेयर एंड एमिनिटीज़ जो है वो 11 नंबर डिमांड में डाला जाता है। ठीक है, तो 23 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है जॉब कॉस्टिंग इज डन इन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वर्कशॉप अकाउंट। स्टॉक की कमी अधिकता से जो आपत्ति है वह द ऑब्जेक्शन विच डील विथ शॉर्टेज एक्सेस ऑफ स्टॉक इज, तो जो इससे पहले जो मैं बताया था कि डीएसआर में डेड स्टॉक रजिस्टर में कुछ आइटम घट गए वो फील्ड बुक में रिकॉर्ड कर लेता है, और फील्ड बुक में रिकॉर्ड करके वो जब फाइल बनाता है तो वो स्टॉक सीट में उसकी एंट्री करती है, स्टॉक सीट में उनकी एंट्री होती है, और स्टॉक सीट का पेपर फिर वो सेक्शन कंसर्न सेक्शन को भेजते हैं कि आपके पास इतना इतना सामान कम पाया गया, तो फिर सेक्शन वाले को उनका रिप्लाई देना होता है कि कुछ किसी कारण से आग लग गई या चोरी हो गई, इस कारण से इतना लॉस हुआ। ठीक है, तो फाइनल वो रिटेन में किस फॉर्म में देते हैं, स्टॉक सीट पे लिख के भेजते हैं। तो 25 नंबर का सही आंसर क्या हुआ, स्टॉक सीट होगा।